तो कैसे हैं दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ और हम आप डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से एरिया से पूछे गए हैं, कौन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, ये सब हम करा रहे हैं आपको। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट प्रोवाइड करूँ कि भाई देखो एक साथ सारा पढ़ा दूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करा दूँ ना, बहुत हौच पौच हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो स्टूडेंट कोशिश करते हैं ना कि उनको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें मिल जाएं कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये एरिया जो है वो यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं इस बार के। अगले बार क्या है, कैसे कैसे पूछे जाएंगे, या करंट अफेयर्स की कौन सी न्यूज़ पे हमें ध्यान देना है, ये थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो है हमारा यूपीएससी का सेट बी, याद रखिएगा। पता चले कि कोई सेट सी लेके बैठा है, कोई सेट डी लेके बैठा है। और क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 किसी अर्थव्यवस्था में, और वो बच्चे सोच रहे भाई हमारे यहाँ तो अर्थव्यवस्था लिखा ही नहीं है। तो बता दूं कि जो सेट है वो बी है। ठीक है, सेट बी लेके बैठना है, कोई और सेट लेके नहीं बैठना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी का इकोनॉमी वाले सेशन से आया था। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने इग्नोर किया जो बेसिक चीज़ें हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपका। बोला किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में प्रजनन दर कितनी है कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि अपने जीवन काल में एक महिला जो है उसकी जो है मतलब कि प्रजनन दर कितनी रही है, कितनी है, एक बार में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे, एवरेज कहाँ पे किसी कंट्री की कितनी है। तो हमारी साथ है इंडिया की है 2.1 से 2.2 देखने को मिलेगी आपको। आपको लगेगा 2.1 बच्चे कैसे, तो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। प्रजनन दर पूछ रहा है यहाँ पे कि कितनी प्रजनन दर है, तो यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या बिल्कुल गलत है। किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनके बच्चे की संख्या, बिल्कुल भी नहीं। कोई हो सकता है कि एक ही करे कि हम एक ही पैदा करेंगे, 2 पैदा करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी में जाइए बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ये नहीं है। ठीक है, जन्म दर घटाते हैं मृत्यु दर से, बिल्कुल भी नहीं। चौथा ऑप्शन है एक महिला की गर्भाधारण आयु, ठीक है, गर्भधारण की आयु चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। ये सही है हमारा कि एक महिला है और जब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है उस एज लिमिट तक उसने कितने औसत बच्चे पैदा किए हैं, मतलब कि एक तरह से कलेक्टिव मामले में देखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रजनन दर। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे पे चलते हैं। देखो सेट बी में क्या था ना कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, हाँ 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के थे, बिखरे हुए नहीं थे। बिखरे हुए में क्या होता है समझ में नहीं आता। 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा ज्योग्राफी का आ गया, दिमाग ज्योग्राफी वाले सारा सिलेबस उलट पुलट रहा है। फिर चौथा क्वेश्चन आपका पता चला पॉलिटी का आ गया, पॉलिटी के सारे आर्टिकल दिमाग में चल रहे हैं। एटलीस्ट वो नहीं हुआ है इस वाले सेट के साथ कि सारे क्या है एक सब्जेक्ट के एक साथ ही हैं, कि अभी दिमाग में इकोनॉमी वाला सेक्शन खुला हुआ है और दिमाग से सारा इकोनॉमी वाला सारी किताबें पन्ने पलटे जा रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ पूछा था, ये यहाँ पूछा था, ये यहाँ पढ़ा था, तो थोड़ा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा था भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी कंपनी, सॉरी एनबीएफसी पढ़ा होगा आपने बहुत बार, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिनको बोलते हैं, कंपनियां बोले। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती हैं भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। रेपो रिवर्स रेपो पढ़ा है तो उसी के बारे में पूछ रहा है। रेपो रिवर्स रेपो या फिर एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेशियो, जो भी अलग अलग चीज़ें जो बैंकिंग मतलब जो बैंक वगैरह होते हैं, जिन चीज़ों का फ़ायदा वो उठाते हैं आरबीआई के थ्रू, क्या जो हमारे एनबीएफसीज है वो भी फ़ायदा उठाते हैं? बिल्कुल। देखो नॉन बैंकिंग है लेकिन बैंकिंग शब्द लगा हुआ है ना इसमें, तो बैंक के सारे काम ये भी करते हैं, तो बैंक की सारी चीज़ें फैसिलिटीज सारे लाभ वगैरह इनको भी उठाने को मिलते हैं हानि के साथ साथ। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। बोल रहा है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पे खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो जो हमारे शेयर मार्केट्स होते हैं अलग अलग होते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा हो गया और अलग अलग बहुत सारे होते हैं ना, उनमें बोल रहा है कि जो बहुत सारे अलग अलग शेयर मार्केट्स होते हैं
क्या वो ऋण प्रदान करने के लिए सिक्योरिटीज़ को बेच करके जो भी चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने लगभग 2013 की बात है शायद, समथिंग 2013 में गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई पर्सनल व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति है अगर लोन लेना चाहता है, लोन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना चाहता है तो वो कर सकता है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो हमारा विकल्प जो है सी सही है। ठीक है, ठीक है, सी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे। ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बोला है ये जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां कर सकती हैं, पेंशन निधि कर सकती है क्या, खुदरा निवेशक जो होते हैं क्या वो कर सकते हैं? आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि क्या ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियां खरीद बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, कोई बीमा कंपनी है वो कर सकती है, पेंशन निधि कोई है वो भी कर सकती है, खुदरा निवेशक कोई इन्वेस्टर है वो भी कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो गए। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही था। ठीक है, जिसने सही मार्क किया है वो अपना 2 नंबर बढ़ा ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, ठीक है। दूसरा है मोटर वाहन। तीसरा है मुद्रा की अदला बदली। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है वित्तीय लिखित या इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, वित्तीय लिखित या इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा जिनको आप पैसे के लेन देन के लिए या पैसे के स्वैप जो होता है, पता पैसे का स्वैप मतलब देखिए मुद्रा की अदला बदली का मतलब क्या, आपको मैंने बहुत बार अभी कुछ दिनों में पढ़ाया है कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड जो कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज का। हम बोले कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी जो करेंसी उसमें ट्रेड करेंगे, तो उसको बोलते हैं मुद्रा की अदला बदली। ठीक है, और यहाँ पे बात यही बोले कि वित्तीय लिखित पैसे के रूप में जिसको यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जो है बिल्कुल यूज कर सकते हैं उसको पैसे के लेन देन के लिए। क्या मोटर वाहन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। मुद्रा की अदला बदली जो होती है उसको भी यहाँ पे वित्तीय लिखित के लिए यूज कर सकते हैं। इसका इंग्लिश मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जिसको ले करके दे करके आप मतलब कोई चीज़ खरीद या बेच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, हाँ सही है, चौथा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया हुआ था, ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। देखो प्राइमरी होता है आपका, प्राइमरी ज़्यादातर होता है आपका एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा प्राइमरी होता है। सेकेंडरी होता है आपका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाला। ठीक है, और टर्सरी आपका होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऊपर लिख देती हूँ आपको। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। बोल रहा है कृषि उत्पाद का भंडारण जो है, देखो कृषि अकेले सिर्फ होता आपका तो प्राइमरी में हो जाता, लेकिन उत्पाद का भंडारण अगर कहीं पे किया जा रहा है तो हो सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए। द्वितीयक सही है। ठीक है, इसके आंसर्स को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा सा डालम मतलब क्या डोलम डाल जो भी मामला होता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको लेके ध्यान में रखिएगा। दूसरा हमारा है डेयरी फार्म, इस पे आते हैं। तीसरा है खनिज की खोज। खनिज आपका मैंने आपको टर्सरी बताया होता है, सर्विस वाला मामला, तो ये तो लग नहीं रहा, बिल्कुल गलत हो गया। डेयरी फार्म्स एग्रीकल्चर वाला ही है, आपको लाइव स्टॉक वगैरह जो होता है जानवर वगैरह पालते हैं, आपको प्राइमरी हो गया। कपड़े की बुनाई आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो अभी हमें लग रहा है ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो केवल 3 हम सी मार्क कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने क्या बोला है कि मतलब एक ऑप्शन जो हमारा पहला है इसको थोड़ा डाउटफुल रखा है, तो कई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन बी बताया है, तो आप इसको बी और सी दोनों रख लीजिएगा। अब आयोग क्या निकालता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन जो है चांसेस ज़्यादा जिसके बन रहे हैं वो विकल्प सी के बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे लिखा है कृषि अपशिष्ट हो गया। अपशिष्ट मतलब कृषि से निकलती हैं जो चीज़ें ऐसी जो यूज़फुल नहीं होती हैं आपकी, उसके बारे में बोल रहा है। मक्के के दाने मतलब हो गए आपके। ठीक है, तीसरा अपशिष्ट जल शोधन अपवंक हो गया, इसको अगर इंग्लिश में बात करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज हो गया आपका। चौथा है कास्ट मिल अपशिष्ट। ठीक है, कास्ट
मिल अपशिष्ट, जिसको वुड मिल वेस्ट, लकड़ी की जो चीज़ें बनती हैं वहाँ पे, उसके बारे में। अब बोला है किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के रूप में के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। क्या पूछ रहा है? यूज्ड फॉर फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो एविएशन फ्यूल मतलब क्या है? जो हमारे हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए, एक तरीके से सस्टेनेबल मतलब जिससे एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल भी ना हो, किसको किसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कृषि अपशिष्ट को आपने देखा है कई बार पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह में चीज़ें जो आपका एथेनॉल वगैरह हो गया, एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह चीज़ें होती है, देखने को मिलती है ना, तो कृषि अपशिष्ट में यूज़ किया जाता है। मक्के के दाने से भी यूज़ किया जाता है। अपशिष्ट जल शोधन अपवंक भी होता है, काष्ठ मिल अपशिष्ट में। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाता है सही। हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही है। 7 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शंस हैं किसान का हल, कार्यशील पूंजी। देखो कार्यशील पूंजी यहाँ पे लिखा है, देखो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। इसमें डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कैपिटल मतलब होता है एक बार आपने कोई चीज़ ऐसी खरीद ली और वो एक बार खरीदने के बाद जो है दोबारा उसको काफ़ी सालों तक नहीं खरीदना है। अब किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया आपने, अब कोई काम कर रहा है उसके लिए मशीन खरीद लिया आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसी होती है? फिक्स्ड कैपिटल। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपको सालों साल के लिए उसमें फुर्सत मिल गई, बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कार्यशील पूंजी ऐसी होती है कि आप जितना यूज़ करेंगे वो ख़त्म होती जाएगी, जितना यूज़ करेंगे वो ख़त्म होती जाएगी। तो पहला ऑप्शन है किसान का हल। क्या किसान का हल जितना यूज़ करेंगे ख़त्म होता जाता? नहीं, एक बार ख़रीदा तो उसकी एक लाइफ टाइम मतलब उसकी एक लाइफ होती है, तब तक वो आपके पास रहेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो डेली नहीं ख़त्म होता है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है? ये कार्यशील पूंजी में नहीं, फिक्स्ड कैपिटल में या स्थिर पूंजी में आएगा। ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर, स्थिर पूंजी है, बिल्कुल सही है। एक बार खरीद लिया आपने, सालों साल चलता है। देखो आपका फ़ोन लैपटॉप वगैरह आप एक बार खरीदिए तो क्या 2 दिन में ख़राब होता है क्या? अगर ढंग का लेके आएंगे तो। ठीक है, छोर बाजार से नहीं लेके आना है। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत जो है वो स्थिर पूंजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। सूत मतलब धागा, धागा एक बार लेकर के आएंगे तो क्या ऐसा है कि एक बार धागा लेकर के वो सालों साल खत्म ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, छोटी सी रील होती है, 2 दिन 4 दिन चलेगी, आपको दोबारा लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, पेट्रोल आपका है कार्यशील पूंजी, बिल्कुल सही है। जितना पेट्रोल लाएंगे यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे कौन से स्टेटमेंट सही है? दूसरा और चौथा। तो सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो यहाँ पे सही हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा, देखो दिन भर इंस्टा चलाते हैं लोग, यूट्यूब चलाते हैं, मेटावर्स सुनते रहते हैं ना, फिर भी गलत करके आए होंगे, क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। लिखा हुआ है वर्चुअल है, रियल नहीं है। दुनिया के इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वर्चुअल रियल नहीं है। जो देखते हैं हम मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में, रियल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आभासी होता है। वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या है? को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। इनमें से कौन सी चीज़ें जो इसको डिफाइन कर रही है? कि सारी चीज़ें जो लिखी हुई है एक चीज़ के बारे में है, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। मेटावर्स क्या समस्या आती है? जिन्होंने भी ये गलत किया है ना, और इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दिन भर मेटा सुनते होंगे, दिन भर चलाते होंगे, लिख के आता जब भी इंस्टाग्राम खोलो मेटा आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है, फिर भी गलत करके आना तो बेकार है भाई, बेकार है, जीना बेकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है जब हम विदेशी बैंकों के साथ, जब हमारा आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, विदेशी बैंकों के साथ जब व्यापार करता है कुछ, तो कौन कौन से नियम जो है वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। पहला बोल रहा है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है क्या कि हम किसी बाहर के मतलब किसी के साथ ट्रेड करें और वहाँ पे हम ये फिक्स ना करें कि आपकी न्यूनतम पूंजी इतनी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने कई बार बताया कि आरबीआई की अलग अलग गाइडलाइंस है भाई, इतने % इतना पैसा आपके पास होगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, आपको इस श्रेणी में रखेंगे, आपको इस श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है लगभग वो 500 करोड़ की है, इतना है। आइए ट्रेड करिए, वरना
आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, टाटा बाय बाय, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब पहला वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50 भारतीय नागरिक होने चाहिए। देखो बोल रहा है अगर कोई बैंक हमारे यहाँ पे है, ठीक है, और पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक बैंक है वहाँ पे, तो बोला कि आपके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे ना वहाँ पे 50% जो है वो इंडियन होने चाहिए। जैसे हम आज़ादी के टाइम पे लड़ रहे थे ना कि आपके यहाँ पे कोई कमीशन बन रहा है तो भारतीय क्यों नहीं है वहाँ पे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई आके हमारे यहाँ पे फिर से रूल करना शुरू कर दे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, विकल्प भी सही है कि हाँ भाई अगर आपके यहाँ को जैसे चल रहा है तो बोर्ड मेंबर जो 50% हैं वो हमारे इंडियन ही होंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आई थिंक ये इकोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। CSR के बारे में ये पूछ रहा है। CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो लिखा क्या है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, RBI क्या करती है, कोई भी कंपनी होती है जो प्रॉफिट कमा रही होती है उससे बोलती है, उसको बोल के रखती है कि आपको जो है अपने प्रॉफिट का इतना % जो है सामाजिक कार्यों में लगाना ही लगाना पड़ेगा। कंपलसरी है आपके लिए, आप NGO पे लगाइए, आप किसी और चीज़ पे लगाइए, आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्च नहीं दिखाएंगे, आपको सामाजिक सेवा या सामाजिक भलाई के लिए वहाँ पे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है। लेकिन पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है, CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बोला है कि भैया आपने अपने ही एम्प्लॉयज़ पे खर्च कर दिया, बोलो कि हाँ हमने खर्च कर दिया है और हमने अपने जो कर्मचारी हैं उनका भला कर दिया है, उनको ये पैसे दे दिए या ये गिफ्ट दे दिए हैं, तो ये काउंट नहीं होगा। आपको अपनी कंपनी से बाहर निकल के लोगों की हेल्प करनी होगी, ठीक है। दूसरा है, CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं दी गई है कि कितना खर्च करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम लिमिट है आपको लगभग 2%। जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो आपको उस प्रॉफिट का 2% जो है वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। किसके लिए, वेलफेयर वाली चीज़ों के लिए, लोगों की हेल्प के लिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है सही, दूसरा वाला है गलत, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चंस इकोनॉमी के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करा के पढ़ाया है आपको। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो दे करके आए हैं पेपर, देखा तो होगा कहीं ना कहीं से वीडियो, लेकिन क्या है सब्जेक्ट वाइज जो मैं एनालाइज करा है आपको, अगर वो नहीं देखा है तो एक बार और देखने में कुछ नहीं जाता है, रिवीजन हो जाएगा आपका कि भाई UPSC का पेपर है, ऐसे ऐसे आया था, देखा नहीं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता, कोई पैसा नहीं लगते हैं आपके, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें सब कुछ डिस्कस मतलब बहुत डिटेल से समझाऊंगी कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से आए, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी लोग की तरह मैंने ये नहीं किया है कि क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प C था, क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प D था, ऐसे कराना नहीं था मुझे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ना, अपना ख्याल रखना। हैव अ गुड डे।